हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं हम। आप हेडिंग डालेंगे हमारे साथ साथ। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ठीक है भाई, अगेन अ थ्योरी टॉपिक फॉर द एग्जाम। इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, इसमें सिर्फ आपको ये बताया जाएगा कि हमारे पास कॉस्ट कितने प्रकार की होती है, व्हाट आर द वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी, दूसरे शब्दों में टाइप्स ऑफ कॉस्ट, के कॉस्ट हमारे पास कितनी तरह की होती है, बस ये हम उसके बारे में आज जानेंगे। ठीक है जी, चलिए तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला, हम कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं नंबर 1 बाय नेचर और एलिमेंट। बाय नेचर और एलिमेंट, तो ध्यान रखना नेचर और एलिमेंट के आधार पर, नेचर और एलिमेंट के आधार पर हम ये कहते हैं कॉस्ट तीन चीजों से मिलकर बनती है। गाइस, नेचर या एलिमेंट का मतलब होता है तत्व जिनसे मिलकर हमारी कॉस्ट बनती है। यानी अगर मैं एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना चाहता हूं तो वो कौन कौन सी कॉस्ट है जिसको मैं जोड़ दूं तो मुझे प्रोडक्ट की कॉस्ट मिल जाएगी। तो उसी को हम बोलते हैं नेचर और एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। यहां तक मेरी बात क्लियर है? तो ध्यान रखना, नेचर के आधार पर कॉस्ट तीन तरह की होती है। एक को हम बोलते हैं मटेरियल, दूसरे को हम बोलते हैं लेबर और तीसरे को हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। ठीक है भाई, तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर हमारे पास कॉस्ट कितने प्रकार की हुई गाइस? तीन प्रकार की। क्या क्या नाम है? मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। तो मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। बोलो जी, बात क्लियर है? चलिए, अब आप जानते हैं जो मटेरियल है, मटेरियल का मतलब क्या होता है सर? मटेरियल का मतलब होता है कि ऑल टाइप ऑफ कमोडिटी सप्लाई टू एन अंडरटेकिंग, मतलब हर प्रकार की वस्तु जो हमें कंपनी को देते हैं ताकि वो उससे गुड्स बना सके, उसको हम बोलते हैं मटेरियल। बोलो जी, बात क्लियर है? अब इस मटेरियल को भी हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं कि सर ये भी दो तरह का होता है हमारी कॉस्ट में। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल और एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई एक प्रोडक्ट में कितने का माल लगा। जैसे मान लो, क्लियर है, मान लो ज्वेलरी है, उसके अंदर जो सोना और चांदी है वो डायरेक्ट मटेरियल है। बोलो जी, बात क्लियर? आपने जो गारमेंट्स पहना है उसमें जो कपड़ा लगा है वो डायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ गई? यानी हमें नहीं पता होता एग्जैक्ट कि एक प्रोडक्ट को बनने में कितना यूज हुआ, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे मान लो शर्ट है, उसमें जो कपड़ा लगा है वो डायरेक्ट मटेरियल है, बट उसमें जो धागा लगा हुआ है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। बोलो जी, बात क्लियर है? फिर दूसरा होता है लेबर। लेबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं गाइस? तो लेबर इज व्हाट? इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आपने पढ़ा होगा, क्लियर है? चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो लेबर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं हो सकती। और कॉस्टिंग में भी हम लेबर को दो पार्ट में डिफाइन करते हैं, एक डायरेक्ट लेबर और एक इनडायरेक्ट लेबर। भाई डायरेक्ट लेबर वो लेबर है जो गुड्स बनाती है, इनडायरेक्ट लेबर जो उसको बनाने में सहायता करती है। ठीक है, सिमिलरली एक्सपेंसेस भी दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं अकाउंटेंसी में भी सेम रूल यहां अप्लाई होता है। सर जो ट्रेडिंग में आते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, जो पीएनएल में आते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्लियर है? यानी जो गुड्स को फैक्ट्री से मार्केट से फैक्ट्री तक लाने में और उसे सेलेबल कंडीशन में लाने में खर्च होते हैं, दे आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। उसको छोड़कर बाकी सब इनडायरेक्ट है। बोलो जी, बात क्लियर है? तो दीज आर नोन एज द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और एलिमेंट। तो नेचर और एलिमेंट के आधार पर कितनी प्रकार की कॉस्ट हुई गाइस? तीन तरह की कॉस्ट हो गई, मटीरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। और अब ध्यान रखना, जितने भी ये इनडायरेक्ट है, जितने भी ये इनडायरेक्ट है, हम उन्हें एक नाम से पुकारते हैं और उसे हम कॉस्टिंग में बोलते हैं ओवरहेड्स। क्या बोलते हैं गाइस? ओवरहेड्स। तो जब भी मैं कहूं ओवरहेड्स तो इसका मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी इनडायरेक्ट मटेरियल,
इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जब हम इन तीनों को जोड़ देंगे सो दे आर बेसिकली नोन एज ओवरहेड्स। बोलो बात क्लियर है? सो गाइस दिस इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और एलिमेंट। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? बस आपको सिर्फ इनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, बहुत डिटेल में आपको इस पे कोई नोट नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना, बट यू शुड नो बेसिकली कि ये कॉस्ट क्या होती है और हम किस आधार पर उसे क्लासिफाई करते हैं। चलिए यहां तक पहला पॉइंट समझ में आ गया। तो नेचर के आधार पर कॉस्ट कितनी हुई? 3 हुई गाइस, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। और मटेरियल भी 2 होते हैं, डायरेक्ट इंडायरेक्ट, लेबर भी 2 डायरेक्ट इंडायरेक्ट, एक्सपेंसेस भी 2 इंडायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और जितनी भी इनडायरेक्ट चीजें अगर हम उन्हें एक साथ मिला दें तो हम उसे नाम देते हैं ओवरहेड्स। तो आज के बाद कॉस्ट अकाउंटिंग में वर्ड याद रखना, जब भी मैं बोलूं ओवरहेड्स, ओवरहेड्स इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों एलिमेंट के सम टोटल को हम ओवरहेड्स के नाम से पुकारते हैं। आई होप यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है जी। चलिए दूसरे पे आते हैं हम, सेकंड, क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन। फंक्शन के आधार पर, ठीक है भाई। तो फंक्शन के आधार पर हम कॉस्ट को 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहले को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्ट कॉस्ट, और गाइस दूसरे को हम बोलते हैं कमर्शियल कॉस्ट। ठीक है जी। फंक्शन के आधार पर 2 तरह की कॉस्ट हुई, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। बोलो जी बात क्लियर है? एंड सेकंड इज व्हाट? कमर्शियल कॉस्ट। अब देखो जैसे नाम से पता चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन कॉस्ट मानी हर वो कॉस्ट जो प्रोडक्ट को बनाने में खर्च होती है, हम उसे क्या बोलते हैं गाइस? मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्ट कॉस्ट। बोलो जी बात क्लियर? तो इसके अंदर क्या आता है? तो इसके अंदर आ सकता है गाइस प्रोडक्शन एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। तो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी कॉस्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्ट कॉस्ट है। और कमर्शियल कॉस्ट में क्या आता है गाइस? गुड्स को बेचने में जो भी कॉस्ट आती है उसे हम बोलते हैं कमर्शियल कॉस्ट। तो इसके अंदर क्या आएगा हमारा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है भाई। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस विल बी नोन एज कमर्शियल कॉस्ट। बोलो बात क्लियर है? तो मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो प्रोडक्ट को बनाने में लगी है। इसमें मटेरियल, लेबर भी आएगा, इसमें एक्सपेंसेस भी आएंगे जो प्रोडक्शन नेचर के होंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन के होंगे। क्लियर है? और कमर्शियल कॉस्ट में सिर्फ कौन से खर्चे आएंगे गाइस? जो गुड्स को बेचने में लगे, तो जिसको हम बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। बोलो बात क्लियर है? सो दे आर बेसिकली कॉल्ड कमर्शियल कॉस्ट। बोलो बात यहां तक क्लियर है? कम ऑन एवरीबॉडी, चलिए नोट करिए भाई प्लीज। सो दीज आर बेसिकली व्हाट? बाय फंक्शन। आइए आगे बढ़ते हैं। थर्ड आता है गाइज हमारे पास बाय डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी टू प्रोडक्ट। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। बाय डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी टू प्रोडक्ट, तो इसको हम 2 नाम से पुकारते हैं गाइस, एक डायरेक्ट कॉस्ट और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है भाई। सर डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हमें पता होता है कि एक्चुअल में प्रोडक्ट बनाने में कितने रुपए लगे। क्लियर? दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट। तो हम बोलते हैं भाई डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे क्या है? ये सारी की सारी डायरेक्ट कॉस्ट है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है गाइस? ओवरहेड्स। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं दे आर बेसिकली नोन एज ओवरहेड्स। क्लियर है? अब डायरेक्ट कॉस्ट को तो आप ट्रेस कर सकते हो ना भाई, आपको पता है एक प्रोडक्ट बनाने में कितने रुपए का मटेरियल लगा, हमें पता है। क्लियर है? एक प्रोडक्ट बनाने में कितने रुपए लेबर को दिए, ये भी पता है हमें।
क्लियर है। बट इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हम प्रोडक्ट पर पूरी तरह से नहीं अलोकेट कर सकते। जैसे मान लो फैक्ट्री का रेंट है, तो एक हमने पूरी फैक्ट्री का रेंट पे करा, तो जरा बताना एक प्रोडक्ट के हिस्से में कितना रेंट आया, क्या आप निकाल सकते हो एक्यूरेसी से 100%? नहीं निकाल सकते सर। तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। बोलो बात क्लियर है। तो जो डायरेक्ट कॉस्ट है उसको हम ट्रेस कर सकते हैं, बट इनडायरेक्ट कॉस्ट को ट्रेस नहीं किया जा सकता। आई होप यहां तक बात क्लियर है। तो ट्रेसिबिलिटी के आधार पर हम कहते हैं कॉस्ट दो तरह की होती है, वन इज द डायरेक्ट कॉस्ट, अनदर इज व्हाट, द इनडायरेक्ट कॉस्ट। आई होप यहां तक मेरी बात आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो गाइज ये थ्योरी चल रही है, आपको बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बाय चेंज इन एक्टिविटी एंड वॉल्यूम, और इसी को गाइस हम एक नाम और देते हैं बिहेवियर। गाइस ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी बिहेवियर के आधार पर हम कहते हैं कॉस्ट तीन तरह की होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पेपर में आया है तो आपको पता होना चाहिए। पहले को हम बोलते हैं गाइस फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। दूसरे को हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरे को हम बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। हाँ जी, बात समझ में आ गई यहां तक। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखना है, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी के आधार पर या फिर बिहेवियर के आधार पर कॉस्ट तीन तरह की होती है। पहला फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा वेरिएबल कॉस्ट, और तीसरा क्या है गाइस, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो दे आर बेसिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, अब एक एक करके इसके बारे में जानेंगे हम। तो सबसे पहले फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? ठीक है जी, तो लिखेंगे इसके अंदर आप फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट which do not change with the change in the volume हमने लिखा फिक्स कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। हाँ जी, एक ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज नहीं होती, ऐसी कॉस्ट को गाइस हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब आप 1 यूनिट बनाओ, 1000 यूनिट बनाओ, ये 1,00,000 यूनिट बनाओ। बोलो बात क्लियर है। तो फिक्स कॉस्ट कभी भी प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होने वाली। तो एक ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ कभी भी चेंज नहीं होती, हम उसे किस नाम से पुकारते हैं गाइस? फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से पुकारते हैं। बोलो जी, बात क्लियर है। एग्जाम्पल, फैक्ट्री रेंट। भैया फैक्ट्री का रेंट देते हो, मान लो आपने फैक्ट्री रेंट पर ली, अब आपको हर महीने 1,00,000 रुपए का रेंट देना है। तो आप मुझे बताओ गाइस, अब मैं उस फैक्ट्री में 1 यूनिट बनाऊं, 1 करोड़ यूनिट बनाऊं, ये एक भी ना बनाऊं, तो कॉस्ट क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो एक ऐसी कॉस्ट जो चेंज ना हो यूनिट के साथ साथ, दैट इज कॉल्ड व्हाट? फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है जी। देन सैलरी ऑफ मैनेजर एक्सेट्रा, देन सैलरी ऑफ मैनेजर एक्सेट्रा। बोलो बात क्लियर है। तो ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं गाइस? फिक्स कॉस्ट। आई होप यहां तक मेरा पॉइंट समझ में आ गया। तो फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के साथ साथ कभी भी नहीं बदलती। आप 1 यूनिट बनाइए, 1000 यूनिट बनाइए या 1 करोड़ यूनिट बनाइए, वो कॉस्ट हमारी टोटल में हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। बोलो क्लियर है। लेकिन
अब फिक्स कॉस्ट की एक कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें पता होनी चाहिए, क्या है वो, यहां तक नोट करिए। पहले हमने लिखा फिक्स कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज नहीं होती है। एग्जाम्पल है फैक्ट्री का रेंट, सैलरी मैनेजर की, एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए अब इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे आप। पॉइंट नंबर 3 लिखिए। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट goes on decreasing। हमने लिखा गाइस फिक्स कॉस्ट पर यूनिट goes on decreasing as the total number of output produced increases। क्या लिखा गाइस हमने, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग एज द टोटल नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस इंक्रीजेस। गाइस ये फिक्स कॉस्ट का कैरेक्टरिस्टिक है, ये फिक्स कॉस्ट का फीचर है। क्या कि फिक्स कॉस्ट हमेशा टोटल में सेम रहती है, लेकिन अगर हम पर यूनिट पे निकाले तो ये हमेशा चेंज होती है। ध्यान रखना, फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहती है, कभी चेंज नहीं होती, बट पर यूनिट पे वो हमेशा चेंज होती है। और वो भी कैसे, इनवर्सली, मतलब जितनी ज्यादा आप यूनिट बढ़ाएंगे आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी, कम होती चली जाएगी। तो ऐसी कॉस्ट को हम बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। ठीक है जी, क्या मतलब निकला सर, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये हमारी यूनिट और ये हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और ये है फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है भाई, यूनिट, टोटल फिक्स कॉस्ट, एंड देन वी हैव गॉट व्हाट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है जी, मान लेते हैं मैं 1 यूनिट बना रहा हूं और मेरी फिक्स कॉस्ट है 1000, तो बताइए पर यूनिट कितना, 1000। कोई दिक्कत। अब मान लीजिए मैंने 10 यूनिट बनाई, तो सर फिक्स कॉस्ट तो 1000 ही रहेगी भाई। 1 यूनिट बनाओ 10 बनाओ, फिक्स कॉस्ट तो सेम रहती है। पर अगर मैं पर यूनिट कॉस्ट निकालूं, कम ऑन एवरीबॉडी, अब वो 100 रुपए आ जाएगी। अब मान लेते मैंने 100 यूनिट बनाई, तो फिक्स कॉस्ट तो 1000 ही रहेगी, तो अगर मैं पर यूनिट निकालूं तो 10 रुपए आ जाएगी। मान लीजिए मैंने 1000 यूनिट बनाई, तो फिक्स कॉस्ट तो 1000 ही रहेगी, पर यूनिट निकालूं तो अब वो 1 रुपए आ जाएगी। तो एक ऐसी कॉस्ट जो टोटल में तो सेम रहती है, आप चेक करो टोटल में सेम आ रहा है, लेकिन पर यूनिट पर कभी भी सेम नहीं होती, ऐसी कॉस्ट को हम बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। और पर यूनिट पर हमेशा फिक्स कॉस्ट क्या होती है, डिक्रीज होती है। मतलब जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो आपकी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम होती चली जाएगी। ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए आपको फिक्स कॉस्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या करनी है गाइस, याद रखनी है। सो दिस इज बेसिकली नोन एज व्हाट, द फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो टोटल पे कभी चेंज नहीं होती। आप 1 यूनिट बनाओ, 1000 बनाओ, 1 करोड़ बनाओ, लेकिन पर यूनिट हमेशा चेंज होती है। और कैसे चेंज होती है, इनवर्सली। जितनी ज्यादा यूनिट उतनी कम कॉस्ट, जितनी कम यूनिट उतनी ज्यादा कॉस्ट। बोलो क्लियर है? सो दैट इज बेसिकली नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो फिक्स कॉस्ट क्या होती है, यहां तक सबको क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करेंगे, अगला आता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो आपको इसको ध्यान से समझना है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द वेरिएबल कॉस्ट। तो आप देखेंगे मेरे साथ साथ, तो लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट are those costs which vary, VARY। तो variable cost are those costs which vary in direct proportion
वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच वेरी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. Variable cost are those costs which vary in direct proportion to the volume of production. ठीक है भाई. एग्जाम्पल, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल ओवरहेड्स. अब देखिए गाइस, हमारी अगली कॉस्ट आती है वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है भाई, जैसे नाम से पता चल रहा है जो वर्ड है वेरिएबल, ये एक अंग्रेजी वर्ड से निकला है वेरी, VARY, वेरी, जिसका मतलब होता है चेंज. तो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो चेंज हो जाती है. किसके साथ चेंज हो जाती है? विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन. यानी प्रोडक्शन के साथ साथ जो कॉस्ट चेंज हो जाती है हम उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट. यानी आप ज्यादा यूनिट बनाओगे तो कॉस्ट ज्यादा आएगी, कम यूनिट बनाओगे तो कॉस्ट कम आएगी, और अगर यूनिट नहीं बनाओगे तो कॉस्ट जीरो आएगी. तो ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है. एग्जाम्पल क्या है सर? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. बड़ी सीधी सी बात है यार, मटेरियल कब लगेगा? जब आप प्रोडक्ट बनाओगे. भाई ज्यादा प्रोडक्ट बनाओगे तो ज्यादा मटेरियल चाहिए, कम प्रोडक्ट बनाओगे तो कम मटेरियल चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. ठीक है जी, आप लेबर को कब पे करोगे? जब वो प्रोडक्ट बनाएगी. क्लियर है? अगर लेबर प्रोडक्ट ही नहीं बना रही तो हम उसे वेजेस नहीं देंगे. तो दीज आर कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट. तो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो वेरी करती है. वेरी मतलब चेंज होती है. किसके साथ चेंज होती है गाइस? प्रोडक्शन के साथ चेंज होती है. यानी ज्यादा यूनिट बनाओगे तो ज्यादा कॉस्ट आएगी, कम यूनिट बनाओगे तो कम कॉस्ट आएगी. तो एक ऐसी कॉस्ट जो ज्यादा यूनिट बनाने पे ज्यादा हो जाए, कम यूनिट बनाने पे कम हो जाए, हम ऐसी कॉस्ट को गाइस बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट. हाँ जी बोलो, यहां तक बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ठीक है जी. पॉइंट नंबर 2 लिखिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. ये इसकी करेक्टरिस्टिक है. ठीक है जी. क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन फिक्स्ड. नाउ दिस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ वेरिएबल कॉस्ट. क्या मतलब निकला? यानी जो वेरिएबल कॉस्ट है ना वो पर यूनिट क्या रहती है? फिक्स रहती है. मतलब आप 1 यूनिट बनाओ, 1000 यूनिट बनाओ, 1 करोड़ यूनिट बनाओ, वेरिएबल कॉस्ट टोटल पे चेंज होगी लेकिन पर यूनिट पे हमेशा फिक्स रहेगी. ऐसी कॉस्ट को हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट. हाँ जी बोलो, बात यहां तक क्लियर है? नाउ प्लीज लिसन टू मी. अब देखिए, पर यूनिट सेम रहती है, इसका क्या मतलब है? यूनिट्स, एग्जाम्पल टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. यूनिट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. ध्यान से सुनना भाई, आपने 0 यूनिट बनाई तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी 0 आएगी और पर यूनिट भी 0. क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तब आएगी जब आप यूनिट बनाओगे. जब बना ही नहीं रहे तो 0 कॉस्ट आएगी. बोलो क्लियर है? अब मान लेते हैं 1 यूनिट आप बनाते हैं, उस पर 10 रुपए की कॉस्ट आती है, तो पर यूनिट 10 रुपए. बोलो क्लियर? अब आपने 10 यूनिट बनाई तो आपकी कॉस्ट आ गई 100 रुपए. तो गाइस पर यूनिट फिर से कितना? 10 रुपए. कोई दिक्कत? आपने 100 यूनिट बनाई तो आपकी कॉस्ट कितनी आ गई? 1000 रुपए. तो अगर आप पर यूनिट निकालेंगे तो 10 रुपए. कोई दिक्कत वाली बात? तो एक ऐसी कॉस्ट जो टोटल पे चेंज होती है पर यूनिट पे कभी भी चेंज नहीं होती, हम ऐसी कॉस्ट को बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है.
अब इससे पहले हमने सीखा फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट टोटल पे चेंज नहीं होती पर यूनिट पे चेंज होती है, और वेरिएबल कॉस्ट टोटल पे चेंज होती है पर यूनिट पे चेंज नहीं होती। सो आई होप आपको ये दोनों कॉस्ट अच्छे से समझ में आ गई होंगी, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है जी, तो बिहेवियर के आधार पर हमारे पास 3 कॉस्ट होती हैं, जिसमें से हमने पहला सीखा फिक्स कॉस्ट, दूसरा सीखा वेरिएबल कॉस्ट। अब हम बात करेंगे तीसरा। यहां तक क्लियर है गाइस? कोई भी डाउट है मन में तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। ठीक है, हो गया भाई? चलिए अब आती है गाइस तीसरा, इसको हम बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोलते हैं गाइस इसे हम? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो दिस इज बेसिकली व्हाट? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। हाँ जी, यहां तक क्लियर है? तो लिखेंगे आप सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट, semi variable cost are those cost of which one part remain fixed up to a given range। हमने लिखा सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट ऑफ विच वन पार्ट रिमेन फिक्स्ड अप टू अ गिवन रेंज एंड द अदर पार्ट वेरीज, वेरीज मतलब चेंज, एंड द अदर पार्ट वेरीज विद द change in volume of production but not in the same proportion। ठीक है जी, बट नॉट इन द सेम प्रोपोर्शन। ठीक है, आपने क्या लिखा है पहले से नोट करिए। सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच ऑफ विच वन पार्ट रिमेन फिक्स अप टू अ गिवन रेंज एंड द अदर पार्ट वेरीज विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, बट नॉट इन द सेम प्रोपोर्शन। बस अब इस पूरी कॉन्सेप्ट को मैं आसान शब्दों में बोलूं तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसके 2 पार्ट होते हैं, जिसमें से एक पार्ट फिक्स्ड होता है और एक पार्ट वेरिएबल होता है। तो एक ऐसी कॉस्ट जिसका एक पार्ट फिक्स्ड है जबकि दूसरा पार्ट क्या है? वेरिएबल है। तो ऐसी कॉस्ट को गाइस हम क्या बोलते हैं? कम ऑन एवरीबॉडी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। बोलो, बात क्लियर है यहां तक? चलिए एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका। टेलीफोन एक्सपेंसेस, क्लियर है? डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, ठीक है जी, एक्सेट्रा। हमने क्या लिखा गाइस? टेलीफोन एक्सपेंसेस, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा। बोलो जी, बात क्लियर है? तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट फिक्स्ड होगा और दूसरा पार्ट वेरिएबल होगा। दूसरे शब्दों में जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है वो कॉम्बिनेशन है किसका? फिक्स कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का। तो एक ऐसी कॉस्ट जिसका एक पार्ट फिक्स है एक पार्ट वेरिएबल, उसे हम बोलते हैं सेमी वेरिएबल। अब मैंने एग्जांपल लिखा इस टेलीफोन एक्सपेंसेस। सोच के बताओ भाई, टेलीफोन का जो मंथली रेंट है वो तो फिक्स देना ही देना है आपको। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? कॉल्स के ऊपर। भाई वो तो फिक्स पार्ट हो गया। फिर उसके ऊपर जितनी ज्यादा कॉल उतना ज्यादा बिल, जितनी कम कॉल उतना कम बिल। सिमिलरली डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, मान लो आपने डिलीवरी वैन किराए पर ली है तो उसका जो किराया है
क्लियर है। ड्राइवर की सैलरी हो तो फिक्स्ड है, जो चला रहा है, क्लियर, वो तो हर महीने देनी है। प्लस जो आप डिलीवरी वैन पे पेट्रोल डलवाएंगे वो क्या है, वो वेरिएबल है, तो एक पार्ट फिक्स्ड है और एक पार्ट वेरिएबल है। बोलो जी बात क्लियर। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो अब अगर मैं नट शेल में बता दूं तो बिहेवियर के आधार पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बार बार सम आया इसके ऊपर, बिहेवियर के आधार पर हम ये कहते हैं कॉस्ट तीन तरह की होती है। क्लियर है। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज नहीं होती, क्लियर है, लेकिन पर यूनिट पे चेंज होती है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के आधार पर चेंज होती है, ज्यादा यूनिट ज्यादा कॉस्ट, कम यूनिट कम कॉस्ट, ठीक है जी, पर यूनिट पे हमेशा फिक्स रहती है। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट फिक्स्ड होता है और एक पार्ट वेरिएबल होता है। तो गाइस दैट वाज नोन एज बिहेवियर ऑफ कॉस्ट। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। प्लीज इसे याद रखना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए भाई अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बाय कंट्रोलेबिलिटी। तो ये हमारा आएगा पॉइंट नंबर 5, बाय कंट्रोलेबिलिटी। तो गाइस कंट्रोलेबिलिटी के आधार पर कॉस्ट दो तरह की होती है। एक को हम बोलते हैं कंट्रोलेबल कॉस्ट और एक को हम बोलते हैं अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। ठीक है भाई। तो कंट्रोलेबिलिटी के आधार पर कॉस्ट दो तरह की हुई, पहला कंट्रोलेबल कॉस्ट, दूसरा अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। अब जैसे नाम से पता चल रहा है सर कंट्रोलेबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, यानी विच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड, क्लियर, बाय द एक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, यानी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के एक्शन से उस पर अफेक्ट पड़ता है, क्लियर, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलेबल कॉस्ट। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मटीरियल, लेबर, बताइए क्या आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हो? हाँ सर बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर। हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें कौन सा मटेरियल लगना चाहिए, कौन सी क्वालिटी का लगना चाहिए, किस प्राइस पर वो आना चाहिए, दैट कुड बी कंट्रोल्ड। सिमिलरली किस टाइप की लेबर हमें हायर करनी चाहिए, क्लियर, और उसको हम कितना अमाउंट पे करेंगे, तो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसी कॉस्ट होती है कंट्रोलेबल कॉस्ट। और ये दोनों कॉस्ट कौन सी होती है, वेरिएबल कॉस्ट। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है बेसिकली वो कंट्रोलेबल कॉस्ट होती है। क्लियर। अब अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, सर ये वो कॉस्ट है जो मैनेजमेंट के कंट्रोल से बाहर है, इस पर आप कुछ नहीं कर सकते, ना आप इसे बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। क्लियर है। ऐसी कॉस्ट को हम बोलते हैं अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। ठीक है जी। जैसे रेंट ऑफ द फैक्ट्री, भाई फैक्ट्री का जो रेंट है ये क्या है, अनकंट्रोलेबल है। क्लियर। ये तो मकान लैंडलॉर्ड डिसाइड करेगा रेंट बढ़ाऊं घटाऊं। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जितनी भी फिक्स कॉस्ट होती हैं, कौन सी कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट, वो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट होती है, और जो वेरिएबल कॉस्ट होती है गाइस वो कंट्रोलेबल कॉस्ट होती है। आई होप यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जो कॉस्ट कंट्रोल की जा सकती है दैट इज कंट्रोलेबल कॉस्ट। आमतौर पर वेरिएबल कॉस्ट कंट्रोलेबल होती है, और जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्लियर है, जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के एक्शन से इन्फ्लुएंस नहीं होती, तो हम उन्हें बोलते हैं अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। क्लियर है। और जितने भी ये फिक्स कॉस्ट होती हैं दे आर बेसिकली अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। जल्दी बोलिए यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं गाइस। सिक्स आता है हमारे पास बाय नॉर्मैलिटी। बाय नॉर्मैलिटी, अगेन नॉर्मैलिटी के आधार पर फिर हम कहते हैं सर दो तरह की कॉस्ट होती है, एक को हम बोलते हैं नॉर्मल कॉस्ट और एक को हम बोलते हैं एबनॉर्मल कॉस्ट। ठीक है भाई। तो ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मैलिटी, नॉर्मल कॉस्ट और एबनॉर्मल कॉस्ट। ठीक है जी। चलिए लिखिए प्लीज जल्दी से।
हाँ जी गाइस, तो जैसे आप देख पा रहे हैं नॉर्मल कॉस्ट, तो नॉर्मल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है विच इज नॉर्मली इनकर्ड टू अटेन अ नॉर्मल लेवल ऑफ आउटपुट। यानी हम एक नॉर्मल प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके लिए नॉर्मली क्या चाहिए, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड चाहिए। तो ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं नॉर्मल कॉस्ट, जो नॉर्मली इनकर्ड होती है एट अ लेवल ऑफ आउटपुट नॉर्मली अचीव्ड। क्लियर है? तो आप इसके एग्जाम्पल में लिख देंगे भाई, मटीरियल, लेबर, ये सब क्या है, नॉर्मल कॉस्ट है। भाई आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें नॉर्मली कितना मटेरियल लगेगा, वो नॉर्मल कॉस्ट है। फिर आता है एबनॉर्मल कॉस्ट। एबनॉर्मल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो नॉर्मली इनकर्ड नहीं होती, जो एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस में खर्च करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटीरियल, अचानक हमारे मटीरियल का एबनॉर्मल लॉस हो गया, या फिर एबनॉर्मल आइडल टाइम, लेबर का एबनॉर्मल आइडल टाइम हो गया। क्लियर है? मतलब लेबर खाली बैठी है। भाई क्यों खाली बैठी है? सर अचानक स्ट्राइक हो गई। तो ये वो उन कारणों से अगर कोई कॉस्ट आती है जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, तो उसे हम बोलते हैं एबनॉर्मल। तो जो नॉर्मल प्रोडक्शन में खर्च होती है वो नॉर्मल कॉस्ट है, और जो एबनॉर्मली खर्च हो रही है, जो हम नहीं चाहते खर्च हो, तो दैट इज बेसिकली व्हाट, द एबनॉर्मल कॉस्ट। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई सब लोगों को? कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए भाई अगले पे आते हैं। 7 आता है हमारे पास, बाय रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग पीरियड। अब ये वो कॉस्ट है जिसका रिलेशनशिप होता है किससे, अकाउंटिंग पीरियड से। तो अगेन दो प्रकार की ये कॉस्ट होती है, पहला कैपिटल कॉस्ट और दूसरा रेवेन्यू कॉस्ट। ठीक है भाई, जैसे नाम से पता चल रहा है सर कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट का मतलब होता है परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। क्या होता है इसमें गाइस? तो कैपिटल कॉस्ट बेसिकली मींस व्हाट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। अगर आप किसी फिक्स एसेट के खरीदते हो तो ये आपको कैपिटल कॉस्ट माना जाता है। और आपको पता है फिक्स एसेट हम आज खरीदते हैं बट उसका बेनिफिट हमें आने वाले कई सालों तक मिलेगा। तो एक ऐसी कॉस्ट जो हमने आज इनकट की है बट बेनिफिट कई साल तक फ्यूचर में मिलेगा, और जिसमें कोई फिक्स एसेट परचेज की गई है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल कॉस्ट। बोलो जी, बात क्लियर है? अब रेवेन्यू कॉस्ट क्या होती है? टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस। हाँ जी, अगर रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने में जो कॉस्ट आ रही है हमारी, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू कॉस्ट। और इसका बेनिफिट सिर्फ उस पीरियड में ही मिलता है जिस पीरियड में हमने उसे खर्च किया है। बोलो जी, बात क्लियर है? तो कैपिटल कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसका बेनिफिट फ्यूचर में कई सालों तक मिलेगा, लेकिन रेवेन्यू कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसका बेनिफिट सिर्फ उस साल मिलेगा जिस साल हमने इसे खर्च किया है। बोलो, बात क्लियर है? सो दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो कैपिटल कॉस्ट में परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स है, और रेवेन्यू में डे टू डे एक्सपेंसेस है, सैलरी है, रेंट है। बोलो जी, बात क्लियर? इलेक्ट्रिसिटी बिल है। तो दीज आर ऑल नोन एज व्हाट, द रेवेन्यू कॉस्ट। आई होप यहां तक समझ में आ रहा है। बस यही बेसिक नॉलेज आपको जाननी है कि कैपिटल कॉस्ट क्या होती है, रेवेन्यू कॉस्ट क्या होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। 8 पर आएंगे हम, बाय टाइम। बाय टाइम, टाइम के आधार पर। तो हम कहते हैं सर अगेन टाइम के आधार पर भी हमारे पास दो तरह की कॉस्ट होती है। एक को हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, और जिस दूसरे को हम बोलते हैं प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट। प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट। ठीक है गाइस, हिस्टोरिकल कॉस्ट और प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं विच आर ऑलरेडी इनकर्ड। ऑलरेडी इनकर्ड एक ऐसी कॉस्ट जो हम ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, हिस्टोरिकल कॉस्ट। जो आपने एक्चुअल में क्या करी, पे कर दी, जो आपकी जेब से पैसा चला गया, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, हिस्टोरिकल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, वेजेस पेड
टू वर्कर्स। हाँ भाई, आपने वर्कर्स को क्या करा, वेजेस पे कर दिया। तो जब आपने वर्कर को वेजेस पे कर दिया तो हमारी जेब से पैसा चला गया। सो दैट विल बी नोन एज व्हाट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो ऑलरेडी खर्च हो चुका है। क्लियर है, पास्ट में जो खर्च हो गया उसे आप क्या बोलोगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है जी। अब प्री डिटरमिन कॉस्ट क्या होती है, तो हम इसको बोलते हैं गाइस, दीज आर द फ्यूचर कॉस्ट, यानी ये वो कॉस्ट है जो आप फ्यूचर में खर्च करेंगे। क्लियर, बट हम उसे आज ही क्या करते हैं, असर्टेन कर लेते हैं। प्री मतलब पहले, डिटरमिन, तो ये वो कॉस्ट है जो फ्यूचर में खर्च होगी, पर हमने उसे आज ही क्या करा, असर्टेन कर लिया। तो इसी को हम नाम देते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट। क्या नाम देते हैं गाइस, एस्टिमेटेड कॉस्ट। बोलो जी, बात क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मटीरियल, कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मटीरियल टू बी कंज्यूम्ड। तो प्री डिटरमिन कॉस्ट, जैसे नाम से पता चल रहा है, वो कॉस्ट जो हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, डिटरमिन कर चुके हैं एडवांस में। जैसे जब हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम पहले पता कर लेते हैं कि भाई इसमें 100 रुपए का मटेरियल लगना चाहिए। क्लियर, तो ये हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट है। तो एक ऐसी कॉस्ट जो प्री डिटरमिन्ड हो, जो एस्टिमेटेड हो, सो दे आर बेसिकली नोन एज प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट। हाँ जी, बोलो, यहां तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट 9 आएगा सर। अकॉर्डिंग टू प्लानिंग, प्लानिंग के आधार पर दो तरह की कॉस्ट होती है। एक को हम बोलते हैं बजट कॉस्ट, एक को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है भाई, बजट का मतलब सिंपल क्या है, एस्टिमेटेड कॉस्ट। बजट मतलब एस्टिमेट, ठीक है। और स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब होता है व्हाट कॉस्ट शुड बी। ठीक है जी, यानी बजट माना एस्टिमेट। हमने कहा भाई एस्टिमेट लगाते हैं हमारे कितने रुपए की कॉस्ट आएगी, तो एक ऐसी कॉस्ट जो फ्यूचर में खर्च होगी और हमारा एस्टिमेट इतना है, दैट इज कॉल्ड बजट कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसको हम बोलते हैं व्हाट अ कॉस्ट शुड बी। जैसे आपने कहा सर एक प्रोडक्ट बनने में 100 रुपए का मटेरियल लगा, हमने कहा नहीं यार इसमें तो 80 रुपए का मटेरियल लगना चाहिए था। तो जो लगना चाहिए था दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट, जो लग गया दैट इज कॉल्ड एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, तो प्लानिंग के आधार पर हम कहते हैं बजट कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट। और बेसिकली अगर मैं आपसे कहूं तो आमतौर पर इन दोनों में ज्यादा कोई फर्क नहीं होता। ठीक है गाइस, यहां तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट 10, बाय एसोसिएशन विद द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट के आधार पर। तो प्रोडक्ट के आधार पर दो कॉस्ट होती है, प्रोडक्ट कॉस्ट और एक को हम बोलते हैं पीरियड कॉस्ट। ठीक है भाई, प्रोडक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्ट को बनाने में लगती है, यानी जब आप प्रोडक्ट बनाओगे तब ये कॉस्ट आएगी, प्रोडक्ट नहीं बनाओगे तो कॉस्ट नहीं आएगी। तो एक ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट। और याद रखना, जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट होती हैं, जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट होती हैं, दे आर ऑल नोन एज द प्रोडक्ट कॉस्ट। यहां तक क्लियर है। पीरियड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो उस समय अवधि के लिए निकाली जाती है जिस पीरियड का आप प्रॉफिट या लॉस जानना चाहते हैं, और बिना पीरियड कॉस्ट के आप प्रॉफिट और लॉस तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए जो हमारी फिक्स कॉस्ट होती है, भाई इसका प्रोडक्ट बनाने से तो कोई संबंध नहीं होता, उसको हम बोलते हैं पीरियड कॉस्ट। भाई आपको प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या है, सेल माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। और टोटल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। कम ऑन एवरीबॉडी, तो वेरिएबल कॉस्ट तो वो कॉस्ट है जो प्रोडक्ट बनाने में लगी है, और फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो उस पीरियड की है जिस पीरियड के लिए आप प्रॉफिट या लॉस निकालना चाह रहे हैं। तो इसीलिए एग्जांपल के रूप में याद रखना, वेरिएबल कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, पीरियड कॉस्ट। बोलो जी गाइस, यहां तक समझ में आ गया। कम ऑन एवरीबॉडी, कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं।
चले आगे, चलिए नेक्स्ट लास्ट आता है गाइस, फॉर मैनेजीरियल डिसीजंस। ठीक है भाई, अब डिसीजन मेकिंग के आधार पर, किसके आधार पर? डिसीजन मेकिंग के आधार पर हमारे पास कितनी तरह की कॉस्ट होती है? तो इसमें पहली आती है हमारे पास रेलेवेंट कॉस्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेलेवेंट कॉस्ट। सो दीज आर future cost which differ under different alternatives। याद रखना, तो पहले कौन सी कॉस्ट है गाइस? फ्यूचर कॉस्ट। ठीक है, तो हम कहते हैं जो रेलेवेंट कॉस्ट है वो हमेशा फ्यूचर कॉस्ट है। फ्यूचर कॉस्ट का मतलब ये वो कॉस्ट है जो फ्यूचर में इनकर्ड होगी, और अलग अलग अल्टरनेटिव में ये कॉस्ट अलग अलग हो जाती है। तो एक ऐसी कॉस्ट जो फ्यूचर में खर्च होगी और डिसीजन मेकिंग में बस ये यूज होती है, विच डिफर, जो बदल जाती है अंडर डिफरेंट अल्टरनेटिव, डिफरेंट अल्टरनेटिव में। तो जब भी हमें डिसीजन मेकिंग करेंगे तो हम रेलेवेंट कॉस्ट के आधार पर डिसीजन करते हैं कि एक ऐसी कॉस्ट जो फ्यूचर में खर्च होगी, क्लियर है, ये अभी पास में खर्च नहीं हो चुकी है, ये फ्यूचर में खर्च होगी, क्लियर है। और अगर आपके पास 3 चॉइस है ABC, तो तीनों चॉइस में ये कॉस्ट क्या आएगी? अलग अलग आ रही होगी, और इसके आधार पर आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सी चॉइस लेनी है, आपको A सिलेक्ट करना है, B सिलेक्ट करना है या C सिलेक्ट करना है। तो फ्यूचर में जितनी भी डिसीजन मेकिंग होती है गाइस, वो इस रेलेवेंट कॉस्ट के आधार पर होती है। तो आप प्लीज याद रखना, रेलेवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो फ्यूचर में खर्च होगी, और ये सिर्फ डिसीजन मेकिंग में यूज होती है और डिफरेंट अल्टरनेटिव्स में डिफरेंट होती है। तो ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं गाइस? रेलेवेंट कॉस्ट। चलिए दूसरा आता है हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, तो ध्यान रखना, मार्जिनल कॉस्ट जैसे आप जानते हैं, द कॉस्ट इनकर्ड फॉर मेकिंग वन एडिशनल यूनिट। भाई एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने में जो कॉस्ट आती है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। तो इसीलिए मार्जिनल कॉस्ट को हम एक नाम और देते हैं भाई, क्या? वेरिएबल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली मीन्स व्हाट? द वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी। तीसरा आता है गाइस आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, बोलो जी, बात क्लियर है? तो लिखिए, दीज आर द कॉस्ट विच इन्वॉल्व कैश आउटले। क्या लिखा मैंने? दीज आर द कॉस्ट विच इन्वॉल्व कैश आउटले। हाँ जी, जैसे नाम से पता चल रहा है, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। सर आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो एक्चुअल में मेरी जेब से जाएगी, जिसमें कैश इन्वॉल्व होगा और ये मेरी जेब से पे हो रही होगी। तो एक ऐसी कॉस्ट जो एक्चुअल में हमारी जेब से जाती है गाइस, हम ऐसी कॉस्ट को क्या बोलते हैं गाइस? आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आई होप यहां तक क्लियर। ध्यान रखना, इस कॉस्ट में कैश इन्वॉल्व होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात? चलिए ठीक है जी। 4 में हम बात करेंगे संक कॉस्ट। संक कॉस्ट, ठीक है जी। तो देखिए, दीज आर द हिस्टोरिकल और पास्ट कॉस्ट। ठीक है, दीज आर द हिस्टोरिकल और पास्ट कॉस्ट एंड नॉट यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग। इसको ध्यान रखना
भाई संक कॉस्ट, संक का मतलब डूब जाना। सर ये संक कॉस्ट वो कॉस्ट है जो ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी है, जो ऑलरेडी खर्च हो चुकी है। कहां खर्च हो चुकी है? पास्ट में। अब सर जो पैसा ऑलरेडी खर्च हो चुका है, अब आप उस पर डिसीजन मेकिंग थोड़ी करोगे, तो वो कॉस्ट आपके वापस थोड़ी आ जाएगी। बोलो बात क्लियर है? जैसे मान लो आपने सीए में फाउंडेशन में एडमिशन लिया और आपने इंस्टीट्यूट की एडमिशन फी जमा करा दी, ठीक है, सब कुछ हो चुका है। अब आज आप डिसीजन लेते हो सर मैं फाउंडेशन छोड़ रहा हूं, तो भाई छोड़ दो। तो अगर आप आज फाउंडेशन छोड़ दोगे तो जो आपने इंस्टीट्यूट में फी जमा कराई है क्या वो वापस आएगी? नहीं सर, बिल्कुल भी वापस नहीं आएगी। क्लियर है? तो क्योंकि वो तो ऑलरेडी खर्च हो चुकी है, तो आज आप छोड़ने का डिसीजन लो या ना लो, उसका उस एडमिशन फी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए हम कहते हैं कि संक कॉस्ट आर द हिस्टोरिकल और पास्ट कॉस्ट। सर ये वो कॉस्ट है जो पास में इनकर्ड हो चुकी है एंड नॉट यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग, और हम इसे डिसीजन मेकिंग में कभी भी यूज नहीं करते। तो ऐसी कॉस्ट को बोलते हैं हम क्या? संक कॉस्ट। पांचवा होता है गाइस इम्प्यूटेड कॉस्ट या फिर नोशनल कॉस्ट। इम्प्यूटेड कॉस्ट या फिर नोशनल कॉस्ट, ठीक है, विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटले। देखिए भाई, इम्प्यूटेड कॉस्ट का मतलब होता है अज्यूम कॉस्ट। क्या होता है? अज्यूम कॉस्ट, जिसमें कोई कैश इन्वॉल्व नहीं होता। बोलो बात क्लियर है? तो एक ऐसी कॉस्ट जिसमें कोई कैश इन्वॉल्व नहीं होता, ऐसी कॉस्ट को हम बोलते हैं इम्प्यूटेड या नोशनल कॉस्ट, और ये हमारी जेब से नहीं जाती। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी खुद की बिल्डिंग में अपना बिजनेस चला रहा हो, उस बिल्डिंग के आप ओनर हो, तो आप भी सोचते हो सर अगर मैं इस बिल्डिंग का मालिक नहीं होता, ठीक है जी, और मैंने ये बिल्डिंग किराए पर दी होती तो मुझे किराया देना पड़ता ना, तो मैं इसका इसलिए अपने आप का किराया दूंगा, मैं अपने आप को भी क्या दूंगा? किराया दूंगा। तो आपने एक जेब से किराया निकाला, दूसरी जेब में रख लिया। तो बताना, जो आपने अपनी खुद की बिल्डिंग का किराया अपने आप को दिया, तो क्या ये आपने एक्चुअल में किसी को पे करा है? नहीं पे करा। तो सिर्फ आपकी ये अजम्पशन पर बेस्ड है। तो एक ऐसी कॉस्ट जो अजम्पशन पर बेस्ड हो, इसको हम बोलते हैं इम्प्यूटेड कॉस्ट, या फिर क्या बोलते हैं? नोशनल कॉस्ट, जिसका रियलिटी से कोई संबंध नहीं होता। ये कॉस्ट एक्चुअल में हमारी जेब से नहीं लगती। बोलो क्लियर गाइस? कोई दिक्कत वाली बात? फिर आती है हमारे पास डिफरेंशियल कॉस्ट। क्या? डिफरेंशियल कॉस्ट। तो लिखिए, इट इज द इंक्रीज और decrease in total cost variable and fixed due to change in activity level। क्या लिखा गाइस हमने लिखा है इट इज द इंक्रीज और डिक्रीज इन टोटल कॉस्ट वेरिएबल और फिक्स ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी लेवल। बोलो जी बात क्लियर है? हाँ जी। तो अगर आपका एक्टिविटी लेवल बढ़े या अगर आपका एक्टिविटी लेवल गिरे, अगर इसकी वजह से आपकी टोटल कॉस्ट में कोई चेंज आता है ना, तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। और ध्यान रखना, टोटल कॉस्ट मतलब वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों में। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, कॉस्ट अंडर ऑल्टरनेटिव 1 इज इक्वल टू 1 लाख रुपए। हाँ जी, ऑल्टरनेटिव 1 में आपकी टोटल कॉस्ट 1 लाख रुपए आएगी, ठीक है। कॉस्ट अंडर ऑल्टरनेटिव 2 ये आ जाती है 1,20,000 रुपए। बोलो जी बात क्लियर है? मतलब अगर आप ऑल्टरनेटिव 1 लेते हो तो कॉस्ट 1 लाख आएगी, ऑल्टरनेटिव 2 लोगे तो कॉस्ट 1,20,000 आएगी। तो बताना कॉस्ट में कितना डिफरेंस है,
डिफरेंस दैट इज 20,000 का, बस इस डिफरेंस को ही क्या नाम दिया जाएगा, डिफरेंशियल कॉस्ट। तो गाइज इस डिफरेंस को किस नाम से बुलाएंगे हम, डिफरेंशियल कॉस्ट। हाँ जी बोलो, बात समझ में आ गई यहां तक, ठीक है। तो डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब होता है टोटल कॉस्ट में आने वाला बदलाव। क्लियर है, किसकी वजह से, एक्टिविटी लेवल चेंज होने की वजह से। और टोटल कॉस्ट का मतलब दोनों, वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स कॉस्ट भी। ठीक है गाइस, क्या यहां तक समझ में आ रहा है? कम ऑन एवरीबॉडी, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आएंगे, 7 वेरी इंपॉर्टेंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो इसमें लिखेंगे इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। हमने लिखा इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। क्लियर है, इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। फुल स्टॉप। इट इज द वैल्यू ऑफ sacrifice made in accepting an alternative course of action। पहले लिख लीजिए फिर समझाएंगे। पहला, इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, इट इज द वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस मेड इन एक्सेप्टिंग एन ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ जी बोलो, क्लियर। अब जैसे मान लो आपके पास एक बिल्डिंग है, ध्यान से सुनना, वो आप उसके मालिक हो। आज आप उस बिल्डिंग को अगर किराए पे दो तो 1,00,000 रुपए महीना आपके पास आएगा। बहुत ध्यान से सुनना। तो अगर आपके पास एक बिल्डिंग है, आप उसके मालिक हो, अगर आप उसको किराए पर दे दो तो उस पर आपको 1,00,000 रुपए महीना आएगा। आपने क्या करा, आपने उस बिल्डिंग को किराए पर नहीं दिया, ठीक है जी, उल्टा उस बिल्डिंग में अपना खुद का कोई नया बिजनेस शुरू कर दिया। बोलो जी, बात क्लियर। तो जब आपने उस बिल्डिंग में अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दिया तो अब आप उस बिल्डिंग को किराए पे नहीं दोगे। तो जब आप उसे किराए पर ही नहीं दोगे तो जो 1,00,000 रुपए महीना आप कमा सकते थे वो अब आप नहीं कमाओगे। तो जो आपने ये सेक्रीफाइस किया है ना 1,00,000 रुपए महीने का रेंट का, तो हम इसी को बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर आपने रेंट का सेक्रीफाइस क्यों करा? इसलिए करा ताकि आप अपने बिल्डिंग में अपने खुद का बिजनेस करो और उससे ज्यादा प्रॉफिट कमाओ एज कंपेयर टू उसे किराए पर देने का। तो एक ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करने के लिए आपने दूसरे ऑल्टरनेटिव की कुर्बानी दे दी। बस इसी को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इस एग्जाम्पल में जो 1,00,000 रुपए का मंथली रेंट आपको मिल सकता था अब वो नहीं मिलेगा, वो आपने त्याग दिया। क्यों? क्योंकि आपने उस बिल्डिंग में अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दिया। तो सच अ कॉस्ट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कभी भी रियल में नहीं होती। भाई 1,00,000 रुपए मेरी जेब से थोड़ी जा रहा है, जो पैसे मैं कमा सकता था पर मैं नहीं कमा पाया, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिर्फ नोशनल कॉस्ट होती है, सिर्फ अज्यूम कॉस्ट होती है, सिर्फ इंप्यूटेड कॉस्ट होती है, और जो केवल और केवल डिसीजन मेकिंग में यूज होती है, अदरवाइज हम इसे यूज नहीं करते। बोलो क्लियर है। सो दैट इज बेसिकली नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आइए यहां तक क्लियर है। चलिए लास्ट पर आते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है गाइस। तो लिखिए, इट इज द current purchase price of an
आइडेंटिकल एसेट्स, खत्म। इट इज द करंट परचेज प्राइस ऑफ एन आइडेंटिकल एसेट्स, लिख लीजिए पहला, फिर एक्सप्लेन करते हैं। इट इज द करंट परचेज प्राइस ऑफ एन आइडेंटिकल, ठीक है भाई, चलिए लिख लिया। इट इज द करंट परचेज प्राइस ऑफ एन आइडेंटिकल एसेट्स। कितना आसान है, जैसे मान लो ईयर 2000 में आपने एक मशीन खरीदी थी, बहुत सिंपल सा रूल है, 1,00,000 रुपए की। ईयर 2000 में आपने एक मशीन खरीदी थी 1,00,000 रुपए की। अब ये मशीन पुरानी हो गई, आउटडेटेड हो गई, तो अब ईयर 2020 में आपको उसी मशीन को रिप्लेस करना है, और गाइस अब वो आपको मिलेगी कितने की, 10,00,000 रुपए की। भाई 20 साल में वैल्यू 10 गुना बढ़ गई। तो जो 10,00,000 रुपए है ये किसकी कॉस्ट है, नई मशीन की। और ये नई मशीन कैसी है, बिल्कुल पुरानी वाली की आइडेंटिकल है। तो ये जो 10,00,000 रुपए है ना, बस इसको मैं क्या बोलूंगा गाइस, आइडेंटिकल, यानी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्लियर है? तो हमने क्या लिया, इट इज द करंट परचेज प्राइस ऑफ एन आइडेंटिकल एसेट्स। बोलो बात समझ में आ गई यहां तक या नहीं? भाई ईयर 2000 में मैंने मशीन खरीदी 1,00,000 की, अब उसकी लाइफ 20 साल थी, 20 साल के बाद अब मुझे नई मशीन खरीदनी है। तो अब वही मशीन जो मैंने 2000 में 1,00,000 रुपए की खरीदी थी, अब वो 2020 में मुझे 10,00,000 रुपए की मिल रही है। तो अगर मैं उसे रिप्लेस करूं, आइडेंटिकल मशीन को, वही वाली मशीन लूं, तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे गाइस, 10,00,000 रुपीज। तो व्हाट इज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट? तो 10,00,000 रुपीज इज टू बी नोन एज व्हाट, द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो गाइस ये था हमारा पूरा टॉपिक, जिसमें हमने सीखा था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, यानी हम कॉस्ट को किस आधार पर क्लासिफाई करते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई नोट लिखने के लिए नहीं आएगा, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कौन सी कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। और आउट ऑफ दैट ये जो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग वाली कॉस्ट है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए भाई, अब गाइस हमारा अगला पॉइंट आता है, इसमें हेडिंग डालेंगे आप, कॉस्ट यूनिट। तो क्लासिफिकेशन तो हमारा पूरा हो गया। अब उसके अंदर दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे डिस्कस करने हैं। उसमें पहला आता है कॉस्ट यूनिट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। तो सर अब ये कॉस्ट यूनिट क्या होता है, तो पहले लिखेंगे देन एक्सप्लेन। लिखिए, अ कॉस्ट यूनिट is a unit of product। हमने लिखा है a cost unit is a unit of product, comma, service or time in terms of which cost are ascertained or expressed। ठीक है, full stop। It is basically a unit of measurement of cost। It is basically a unit of measurement of cost। क्या मतलब है, पहले लिखिए देन I'll explain। A cost unit is a unit of product, service or time in terms of which costs are ascertained or expressed। It is basically a unit of measurement of cost। देखिए गाइस, व्हाट इज कॉस्ट यूनिट? अरे भैया ये वो यूनिट है जिसमें कॉस्ट को नापा जाता है। बोलो जी बात क्लियर। जिसमें आप प्रोडक्ट को एक्सप्रेस करते हो और उसके बाद उसकी कॉस्ट निकालते हो, तो वो यूनिट जिसके द्वारा कॉस्ट मेजर की जाती है, हम उसे बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। सर समझ में नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल, आप बाजार में गए, बोलो जी बात क्लियर है। मान लो आप मार्केट में जाते हो और आपको चीनी खरीदनी है, क्लियर। तो आप लाला जी के पास जाकर क्या बोलोगे, चीनी खरीदने, तो क्या बोलोगे आप? बोलोगे लाला जी 2 किलो चीनी दे दो, 2 kg।
तो आप चीनी को किस में नाप रहे हो? केजी में, केजी में। तो जो केजी है वो क्या है? कॉस्ट यूनिट है। बोलो बात क्लियर है? अब उसके आधार पे वो कॉस्ट निकालेगा। उसने बता रखा है सर 1 केजी के मैं 10 रुपए लूंगा, तो 2 केजी के मैं 20 रुपए लूंगा। तो अगर आप केजी हटा दो तो कॉस्ट नहीं निकाली जा सकती। बोलो बात क्लियर है? सिमिलरली आप कपड़ा खरीदने जाते हो बाजार में अनस्टिच्ड, क्लियर, तो आप क्या बोलते हो? भाई 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 6 मीटर कपड़ा चाहिए। तो जो कपड़ा है अनस्टिच वो एक्सप्रेस होता है मीटर में, और उस मीटर के आधार पर कॉस्ट कैलकुलेट होती है। भाई 1 मीटर 100 रुपए का, तो 6 मीटर 600 रुपए का हो गया। बोलो बात क्लियर है? तो जो मीटर है दिस इज व्हाट बेसिकली द कॉस्ट यूनिट। क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात? आप दूध लेने जाते हो, क्लियर है, तो आप दूध किस में नापते हो? लीटर में। भाई 1 लीटर दूध दे दो, 2 लीटर दूध दे दो। जो लीटर है वो क्या है? कॉस्ट यूनिट है, जिसमें दूध को मेजर किया जाता है और उसके आधार पर उसकी कॉस्ट निकाली जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कॉस्ट यूनिट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। बोलो यहां तक समझ में आ गया? बिना कॉस्ट यूनिट के कभी भी कॉस्ट कैलकुलेट नहीं हो सकती। क्या मतलब है सर? इसका मतलब यह है कि आप लाला जी की दुकान पर गए, ठीक है जी, और आपने उनसे कहा भाई 2 लीटर चीनी दे दो। 2 लीटर चीनी? हाउ दिस पॉसिबल? दैट्स नॉट पॉसिबल। बोलो बात के लिए? सिमिलरली आप एक कपड़ा मर्चेंट की शॉप पर गए और आपने उससे कहा भाई 5 किलो कपड़ा दे दो, ये वाला 5 किलो कपड़ा। भाई कपड़े को हम केजी में थोड़ी मेजर करते हैं। तो आप देखो, अगर आप गलत कॉस्ट यूनिट यूज करोगे तो आप कॉस्ट कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, और बिना कैलकुलेट करे कॉस्ट ना सेल हो सकती है ना कुछ हो सकता है। तो अब हमें यही सीखना है गाइस। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं या जो डिफरेंट प्रोडक्ट हैं उनकी क्या कॉस्ट यूनिट है जो यूज की जाती है, जिसके आधार पर कॉस्ट कैलकुलेट होती है। तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट यूनिट के बारे में जानना है कि व्हाट आर बेसिकली द कॉस्ट यूनिट्स। ठीक है जी, चलिए, तो यहां तक आपने नोट कर लिया ये। अब आप एक टेबल बनाएंगे, सो प्लीज मेक डाउन द टेबल, 2 कॉलम। तो आप यहां पर लिखेंगे प्रोडक्ट, ठीक है भाई, ऑब्लिक इंडस्ट्री, और यहां पर आप लिखेंगे कॉस्ट यूनिट। प्रोडक्ट, इंडस्ट्री और उसकी कॉस्ट यूनिट। और गाइस ये जो हम टेबल बना रहे हैं ये आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। इस पर डेफिनेटली एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यू शुड बी एबल टू नो कि कौन सी कॉस्ट यूनिट कौन से प्रोडक्ट के लिए यूज होती है। चलिए, इसमें पहला हम लेते हैं स्टील मेकिंग या फिर सीमेंट इंडस्ट्री। हमने इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया क्योंकि इसकी सेम कॉस्ट यूनिट है। तो स्टील मेकिंग हो या सीमेंट इंडस्ट्री हो तो इसकी यूनिट होती है गाइस कॉस्ट पर टन। 1 टन कितने का है? और 1 टन का मतलब होता है 1000 kg, ध्यान रखना। चलिए, पॉइंट नंबर 2 आता है शुगर इंडस्ट्री। गाइस इसको भी हम मेजर करते हैं कॉस्ट पर टन में या फिर कॉस्ट पर क्विंटल, ठीक है। तीसरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉस्ट पर मीटर। फोर्थ साइकिल इंडस्ट्री, साइकिल इंडस्ट्री कॉस्ट पर साइकिल। फिफ्थ हॉस्पिटल ऑब्लिक नर्सिंग होम, ठीक है भाई, हॉस्पिटल ऑब्लिक नर्सिंग होम्स, ठीक है जी। तो कॉस्ट पर बेड पर डे, कॉस्ट पर बेड
पर डे, एक बैट का एक दिन की कॉस्ट। ठीक है जी। सिक्स्थ, टिम्बर इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्या आता है गाइस हमारे पास? टिम्बर इंडस्ट्री। टिम्बर बोलते हैं लकड़ी को, तो टिम्बर इंडस्ट्री में आता है कॉस्ट पर फुट। ठीक है। 7, फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स इसमें आता है कॉस्ट पर स्ट्रिप ऑब्लिक बॉटल्स। ठीक है भाई। फार्मास्यूटिकल्स में क्या आता है? कॉस्ट पर स्ट्रिप पर बॉटल्स। आपको पता है आप दवाइयां खरीदते हो तो उसकी एक स्ट्रिप आती है जिसमें 10 गोलियां होती हैं या 15 गोलियां होती हैं। या तो आप मेडिसिन जो है वो स्ट्रिप में लेते हो या फिर वो बॉटल्स में लेते हो सिरप के रूप में। तो कॉस्ट वो पर स्ट्रिप निकालते हैं या फिर पर बॉटल्स निकालते हैं। ठीक है गाइस। 8 आता है ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग। ये पेपर में पूछा जा चुका है। ब्रिक मेकिंग, ईंटें बनाना, ब्रिक मेकिंग। ठीक है जी। तो इसकी हम कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट पर 1000 ब्रिक्स। ये भूलना नहीं भाई। तो ब्रिक मेकिंग में क्या होता है गाइस? कॉस्ट पर 1000 ब्रिक। 1000 ईंटें बनाने पे हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है, प्लीज नोट करते जाइए। तो ब्रिक मेकिंग में कॉस्ट पर 1000 ब्रिक। ठीक है। 9 आता है हमारे पास केमिकल। केमिकल्स, तो कॉस्ट पर केजी। ठीक है। 10 सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स ठीक है जी, आप जानते ही हैं पेप्सी, कोका कोला, इन सबको सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं हम। ठीक है जी। तो ये होता है कॉस्ट पर केस। और आपने सुना होगा केस मतलब क्या? कैरेट जिसको हम बोलते हैं, जिसमें 24 बॉटल्स होती है आमतौर पर, या फिर अगर आप 2 लीटर वाली ले रहे हो तो उसमें 6 होती है। तो उसके आधार पर कॉस्ट निकाली जाती है। ठीक है जी। तो मैंने अभी ये 10 प्रोडक्ट लिखे और इनकी कॉस्ट यूनिट। गाइस ये आपको अच्छे से याद रखना है कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सी इंडस्ट्री में कौन सी कॉस्ट यूनिट यूज होती है। नोट करिए भाई प्लीज। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 11 एरेटेड वाटर, जिसको आप बोलते हो बियर, BEER, बियर, एरेटेड वाटर। ठीक है जी। तो कॉस्ट पर बैरल। बैरल मतलब वो लकड़ी का कंटेनर जिसमें आप बियर को रखते हो, तो उसको एरेटेड वाटर बोलते हैं या बियर बोलते हैं, कॉस्ट पर कंटेनर। ठीक है जी। देन वी हैव फर्नीचर मेकिंग। ठीक है भाई। अब जो फर्नीचर वगैरह बनता है तो कॉस्ट पर आर्टिकल। यस प्लीज। फर्नीचर यानी आपको सोफा सेट लेना है तो उसकी कॉस्ट अलग होगी, बेड लेना है उसकी कॉस्ट अलग होगी, अलमीरा की कॉस्ट अलग होगी। तो दीज आर अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल कि आप क्या खरीद रहे हो। 13 वी हैव कोल इंडस्ट्री। कोल इंडस्ट्री, कोयला। ठीक है जी। तो इसका आता है कॉस्ट पर टन। देन वी हैव कॉन्फेक्शनरी, मिठाइयाँ। तो आपको पता ही है मिठाइयों की कॉस्ट आती है पर केजी। आप फेस्टिवल पे लेते हो भाई 1 केजी का डब्बा, 2 केजी, 3 केजी, वटेवर। ठीक है भाई। तो कॉन्फेक्शनरी मतलब मिठाइयाँ, और उसकी कॉस्ट कैसे लेते हैं हम गाइस? पर केजी में। बस ये आपको याद रखना, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। एक बार 2 बार रीड करेंगे याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
देन वी हैव पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी, तो पर पैसेंजर किलोमीटर। अब सर ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट क्या होता है? बसेस, रेलवे, एरोप्लेन, वो अपनी कॉस्ट कैसे निकालते हैं? पर पैसेंजर किलोमीटर, यानी एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर के आधार पर कॉस्ट निकाली जाती है। ठीक है भाई। देन वी हैव गॉट गुड्स ट्रांसपोर्ट, इसका आता है पर टन किलोमीटर। अब गुड्स ट्रांसपोर्ट में क्या होता है गाइस? ट्रक, टेम्पो, लॉरीज, इसमें सामान जाता है, तो ये अपनी कॉस्ट किस आधार पे चार्ज करते हैं कस्टमर से? पर टन किलोमीटर, यानी 1 टन माल 1 किलोमीटर ले जाने पर हम आपसे इतने रुपए लेंगे, फिर उसे इंटू कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर से, तो वी हैव द आंसर। ठीक है गाइस। 17 वी हैव होटल। होटल, ठीक है जी, कॉस्ट पर रूम डे। मतलब आप किसी हिल स्टेशन पे गए तो आप होटल में रुकते हो, तो वो आपसे किस आधार पर चार्ज करता है? पर रूम पर डे, तो इसलिए हमने बोला कॉस्ट पर रूम डे। पर रूम डे का मतलब होता है पर रूम पर डे, भाई एक दिन का एक कमरे का किराया। ठीक है गाइस। 18 वी हैव गॉट कैंटीन, तो कॉस्ट पर मील, भाई कैंटीन में जो आप खाते हो बस उसके आधार पर आपसे कॉस्ट ली जाती है। कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए 19 कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, क्लियर है भाई। हमें एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है भाई, ये 2 मंजिला बिल्डिंग बनानी है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है, पार्किंग बनानी है, तो जितनी भी कंस्ट्रक्शन होती है उसकी कॉस्ट पर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर निकाली जाती है। ठीक है गाइस। 20 बिल्डिंग, इसकी कॉस्ट निकाली जाती है पर स्क्वायर फीट। हाँ भाई, बिल्डिंग बनाने की कॉस्ट कैसे निकाली जाती है गाइस? पर स्क्वायर फीट के आधार पर। बोलिए, यहां तक क्लियर है? नोट करिए जल्दी से, और ये सब आपको प्लीज याद रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। ठीक है, चलिए हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। 21 पावर। ठीक है जी, पावर यानी बिजली, तो आपको पता है पर किलोवाट आवर, KWH, कॉस्ट पर किलोवाट आवर। 1 किलोवाट बिजली पैदा करने में 1 घंटे में कितनी कॉस्ट आती है? ठीक है गाइस। 22 एजुकेशन। एजुकेशन, तो कॉस्ट पर स्टूडेंट पर ईयर। हाँ जी, एजुकेशन पे क्या आएगा? कॉस्ट पर स्टूडेंट पर ईयर। एक स्टूडेंट पर पूरे 1 साल में कितना खर्चा हम कर रहे हैं उसके आधार पर हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। 23 रेलवेज। सेम, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। अरे भैया, रेलवे ट्रांसपोर्ट ही तो है, तो एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर ले जाने पर हमारी कितनी कॉस्ट आती है? तो कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। देन वी गॉट ऑटोमोबाइल। तो कॉस्ट पर ईच आइटम। हाँ जी, ऑटोमोबाइल में कौन आता है भाई? स्कूटर्स, कार्स, बाइक, तो इनकी कॉस्ट किस पे होती है? पर स्कूटर पर कार। ठीक है जी। चलिए 25
प्रोफेशनल सर्विस। अब जो भी आप प्रोफेशनल लोगों की सर्विसेज लेते हो तो वो चार्ज करते हैं कॉस्ट पर आवर के बेस पर। देन वी हैव बीपीओ सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स, जिसको आप कॉल सेंटर भी बोलते हो, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स कॉल सेंटर। ठीक है जी, तो इसकी कॉस्ट हम निकालते हैं कॉस्ट पर अकाउंट हैंडल्ड। ठीक है जी, तो बीपीओ सर्विस किस आधार पे लेते हैं सर? कॉस्ट पर अकाउंट हैंडल्ड। ठीक है गाइस, नेक्स्ट टेली मार्केटिंग। टेली मार्केटिंग, ठीक है जी, तो कॉस्ट पर कस्टमर कॉल। हाँ जी, क्लियर है। तो टेली मार्केटिंग किस आधार पर आती है? कॉस्ट पर कस्टमर कॉल, एक कस्टमर को आपने जो भी कॉल की है। नेक्स्ट गैस। ठीक है जी, तो इसकी कॉस्ट निकालते हैं हम कॉस्ट पर क्यूबिक फुट। तो गैस को किस आधार पे निकालते हैं गाइस? हम कॉस्ट पर क्यूबिक फुट। हाँ जी बोलो, क्लियर है। 29 प्रिंटिंग। ठीक है, तो कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस। इम्प्रेशन मतलब प्रिंट, हर 1000 इम्प्रेशन पे जो भी कॉस्ट आती है। बोलो जी, बात क्लियर है। देन वी हैव गोल्ड, और ये आपको पता ही है पर 10 ग्राम। ठीक है, या फिर केवल ग्राम। तो 10 ग्राम या फिर ग्राम का मतलब क्या होता है गाइस? कम ऑन एवरीबॉडी, तोला, 1 तोला। हाँ जी, यहां तक क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? देन वी हैव वायर या फिर केबल, तार जो होता है। तो जो तार की कॉस्ट होती है वो कैसे निकालते हैं हम गाइस? पर मीटर। ठीक है, चलिए गाइस, एक्सेट्रा। इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है, बस इतना आपको याद रखना है कि इन कॉस्ट सेंटर में, इन इंडस्ट्रीज में क्या हमारी कॉस्ट यूनिट होती है। आई होप ये कॉस्ट यूनिट वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, तो प्लीज नोट कर लीजिए जल्द से जल्द, नोट इट डाउन। हाँ जी,